Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of class 10th Geography, and the chapter name is Manufacturing Industries. Till now I discussed about some of the industries. हमने इंडस्ट्रीज की बात करी थी, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी और शुगर केन इंडस्ट्री थी. कॉटन, जूट और शुगर केन पड़ा था. इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे आयरन एंड स्टील से. आयरन एंड स्टील ये इंडस्ट्री जो होती है एक हैवी इंडस्ट्री और बल्कि है. ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी हैवी है और बल्कि जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, और इसका फिनिश गुड्स भी ऐसा ही है. तो ये आयरन एंड स्टील कहते हैं कि किसी भी देश की जड़ होती है. ये नींव है एक तरीके से, और यही हमारे देश की मजबूती प्रदान करती है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर देयर इन इंडिया इन द वर्ल्ड जो आयरन और स्टील के बिना इनकम्प्लीट है. जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं. आजकल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इनकम्प्लीट है. डिफेंस के आइटम्स नहीं बन सकते. इंजीनियरिंग गुड्स की हम बात कर सकते हैं. साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की बात कर सकते हैं. कंज्यूमर गुड्स की बात कर सकते हैं. मेडिकल, टेलीफोनिक, ना जाने कितनी चीजें हैं जो आज स्टील और आयरन पे डिपेंड है. अगर वो नहीं होंगी तो इन्हें मजबूती कौन देगा? प्लास्टिक के टैंक क्या लड़ने जाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल. तो आयरन से स्टील बनता है. एक प्रोसेस होता है जिसके तहत ये बनाया जाता है. तो आयरन है, कोकिंग कोल है, लाइमस्टोन है. इसे 4:2:1 में मिलाया जाता है और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नीज मिलाई जाती है ताकि स्टील को हार्डनेस आ सके. इसके साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे पर कैपिटा इनकम होती है कि किस देश की इनकम कितनी ज्यादा है, उससे पता चलता है कि वो देश डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा है. इसी तरीके से पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील भी होती है. इससे आयरन स्टील, इससे पता चलता है कि अगर जितना देश ज्यादा आयरन स्टील को यूज कर रहा है तो समझ लो उतना ही वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है. सही बात है, क्योंकि हर जगह आज डेवलपमेंट के लिए आयरन स्टील की जरूरत होती है. इंडिया जो है 4th नंबर पे आती है ये आयरन स्टील के प्रोडक्शन के मामले में. स्पॉन्ज आयरन के मामले में हम नंबर 1 है. अब हमारे देश में दोनों ही तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर बात कर लें चाहे हम पब्लिक सेक्टर बात कर लें. प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री टिस्को आती है, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. और पब्लिक सेक्टर में सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. इस दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो है आयरन का वो चाइना है. एंड ही इज ऑल्सो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ आयरन स्टील इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आयरन स्टील कंज्यूम भी चाइना ही करता है. तो ये तो देखा है कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कितना आगे निकल चुका है चाइना इस दुनिया में. अब यहां पर एक बात और बतानी है. एक वो समय था इस वर्ल्ड में जब चाइना और इंडिया लगभग एक जैसी ग्रो कर रहे थे आयरन स्टील के मामले में. आज वो ना जाने कहां पहुंच चुका और हम वहीं रह गए हैं, क्योंकि हम ज्यादातर आयरन को एक्सपोर्ट कर देते हैं. हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं इस वर्ल्ड में. 2.25% ऑफ द आयरन इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. भाई सही बात है, हम दान करने में नंबर 1 है. हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो छोटा नागपुर रीजन में पाई जाती हैं. क्यों पाई जाती हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज है. एक तो पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पर हाई ग्रेड का आयरन ओर अवेलेबल है, वो भी लो कॉस्ट पर. यहाँ पे लेबर बड़ी आसानी से मिल जाती है और आसपास रेडली मार्केट भी अवेलेबल है. इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज हैं. लेकिन इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को आज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जो कोकिंग कोल आता है ना वो हमारे देश में बहुत लिमिटेड नंबर में है, और जितना भी है वो बहुत ज्यादा महंगा है. हमारे देश में लेबर की
प्रोडक्शन अगर हम कंपेयर करें आउटपुट तो काफ़ी कम है। हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इरेगुलर है। हमारे देश में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। और जब से लिबरलाइजेशन आ गया है तब से तो कंडीशन और ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि विदेशी कंपनी आ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अब आगे, और कोशिश कर रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम भी कर सके हमें से। ये था आपका आयरन एंड स्टील। अब आयरन स्टील के बाद हम बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट, ये वो जगह होती है जहाँ पे एल्यूमिनियम को एक नए प्रोसेस के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है, जहां पर उसके और प्रोडक्ट्स बनेंगे। एल्यूमिनियम कह सकते हैं एज एन सब्स्टिट्यूट ऑफ एन आयरन। एल्यूमिनियम की खासियत आयरन से थोड़ी ज्यादा है। एल्यूमिनियम अगर दूसरे मेटल के साथ मिला दिया जाए तो उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है जितनी आयरन में होती है, लेकिन वो आयरन से हल्का होता है और उसमें कभी जंग नहीं लगती है। ये फायदे हैं इससे, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग से। और इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। एल्यूमिनियम भी मेलेबल है, डक्टाइल है, इससे हम वायर्स में, शीट्स में चेंज कर सकते हैं। इससे एयरक्राफ्ट्स बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, वायर्स बनते हैं। और हमारे देश में काफी जगह है जहां पे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं। नालको एंड वाल्को काफी फेमस है इसमें। हालांकि तमिलनाडु में भी है, महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और भी जगह पर भी, उत्तर प्रदेश भी है इसमें। तो ये है हमारे एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम बनता किससे है। एल्यूमिनियम का जो रॉ मटेरियल है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट इसका रॉ मटेरियल है। बॉक्साइट एक मिट्टी जैसा सब्सटेंस होता है, और ये जो क्ले जैसा सब्सटेंस होता है 4 to 6 टन बॉक्साइट से 1 टन एल्यूमिनियम निकलता है केवल। तो जरा सोचिए, इतनी ज्यादा मात्रा में लाना पड़ता है तब 1 टन एल्यूमिनियम निकलता है। तो इस इंडस्ट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कम से कम कॉस्ट पर ये सारे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए तो समझ लो ये इंडस्ट्री सक्सेसफुल हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी और एक बेटर ट्रांसपोर्ट, ये इस इंडस्ट्री के लिए प्लस पॉइंट है, ये होना जरूरी है, तभी ये इंडस्ट्री सक्सेसफुल कर सकती है। ये था बस एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम के बाद हम बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज की। देखो, केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती है वो हमारे देश में काफी डेवलपमेंट कर रही है। 3% जीडीपी आता है, 4% टेक्सटाइल का आता था और 3% इसका आता है। आज हम वर्ल्ड में बहुत आगे आ चुके हैं। एशिया में तो हम 3rd नंबर पे आते हैं और वर्ल्ड में 12th नंबर पे। ये डाटा चेंज होता रहता है, आप जरा देख लीजिएगा। और हम केमिकल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती है वो 2 तरीके की होती है। पहली ऑर्गेनिक और दूसरी इनऑर्गेनिक। ये आपने केमिस्ट्री में काफी पढ़ा होगा। तो पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज की। अब इनऑर्गेनिक हम बात कर रहे हैं तो ये समझ लो जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनसे चीजें बनाई जाती हैं। बहुत सारी चीजें आती है, सोडा है, एल्कलीज है। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ये पेट्रोकेमिकल्स आते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ज्यादा बनते हैं। इनसे भी हम सिंथेटिक फाइबर्स बना सकते हैं, दोनों से बन सकते हैं। सिंथेटिक रबड़ बनाते हैं, प्लास्टिक, डाइस्टफ्स और ड्रग्स, फार्माक्यूटिकल्स, ये सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ज्यादातर वहीं पाई जाती है जहां पर पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, क्योंकि वही इसको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल करा सकती हैं। लेकिन इसमें एक बात और है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये अपने प्रोडक्ट को खुद ही कंज्यूम कर लेती हैं। तो आप सोच रहे होंगे जब ये खुद ही कंज्यूम कर लेती है तो फिर बनाती क्यों है? इसके पीछे भी एक फैक्ट है, ये इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट नहीं बेच सकती। कभी देखा मार्केट में आप कुछ लेने जाते हैं तो वो केमिकल से देता, वो कहता कि भाई साहब घर पे आके बना लेना, आपका काम हो जाएगा पूरा। वो आपको बना के देते हैं पूरा। तो बस ये इंडस्ट्री इन्हीं केमिकल का यूज करके कंज्यूमर गुड्स बना देते हैं जिसे हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे साबुन आता है कपड़े धोने वाला, वो भी ऐसे ही बनता है। ये सारी चीजें थी इसमें। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री की, और वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर, आपने नाम बहुत सुना होगा। ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो होती है हर जगह नहीं पाई जा सकती, ये कुछ जगह पर ही अवेलेबल हो सकती है। जैसे अगर हम कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो उसके आसपास कुछ मेन फर्टिलाइजर्स होने चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि अमोनियम फॉस्फेट की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की, जैसे कि पोटाश है, और कह सकते हैं हम नाइट्रोजन है,
और एक इसमें और आता है के से पोटाश, एन से नाइट्रोजन होता है और पी से होता है इसमें फॉस्फेट। ये तीन चीजें भी जरूरी हैं। तो अगर हम बात करें इस इंडस्ट्रीज की तो ये तीन चार जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये जरूरी हैं। हालांकि हमारे देश में सब कुछ मिल जाता है, बस इसमें से एक चीज ऐसी है जो इंडिया में किसी भी फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, वो है पोटाश। और उसको हमें पूरी तरीके से विदेश से मंगाना पड़ता है, उसे हमें पूरा इंपोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए आज़ादी से के बाद जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था तब तक हम फर्टिलाइज़र भी अपने देश में इंपोर्ट करवाते थे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन फर्टिलाइजर हमारे देश में मंगाया जाता था क्योंकि हमारे देश में पोटाश नहीं था। लेकिन आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर यूनिट्स बन चुके हैं, यूरिया बनाने वाले हैं, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर बनाने हैं, सुपर फॉस्फेट, बहुत सारी आ चुकी हैं। और ये ज़्यादातर उन एरियाज में ही है जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, जहां पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। तो बस इसे याद करने का यही तरीका है इसे, कि बस एक बात याद कर लो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के आसपास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होना ज़रूरी है। और यही चीज़ें आपको बताएंगी कि ये सारी चीज़ें ही डिसाइड करती है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बन सकती है वहां पर या नहीं बन सकती है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक ये इतना पढ़िए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।